अज़्म था उसका जवां ईमान का धारा था वो, दाइए दीने खुदा अज़मत कमी नारा था वो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ साथियों, बुज़ुर्गों, जनाब मुनव्वर हसन साहब, आसिफ लुक़मान साहब और मेरे सारे तमाम प्रोफेसर गफ़ूर साहब के मोहब्बत करने वाले भाइयों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी भांजी ने कूजे में दरिया समेट दिया और ये सारा एतमाद मेरे वालिद साहब की शफ़क़त, मोहब्बत और बच्चों के साथ लगाव का था कि उसने बड़े एतमाद के साथ आप लोगों को अपने नाना का, मेरे वालिद मरहूम मक़बूर का बड़ा अच्छा नक्शा खींचा। मुझे याद है जब मैं छोटा था तो अब्बा जी की जॉब जो है सतलज कॉटन मिल्स उकाड़ा में तैनात हुए। वो वक्त वो था, काफ़ी वहाँ पर बहरान था और जो वो मिल था उसके अंदर चूँकि कॉटन का काम होता था और दूसरी चीज़ें थी, तो उसमें एक मौका आया कि वहाँ पर चार्ट आउट डिमांड मज़दूरों की पेश की गई। वो पहला मौका था, मैं बहुत छोटा था उस वक्त, मगर मुझे ये याद है कि वहाँ पे मज़दूरों ने इख्तिलाफ़ात हुए। ज़ाहिर है जो सेठ हज़रात होते हैं वो जो मज़दूरों को जो मन और अन चीज़ें नहीं देते जो कि उनका हक होता है, उसमें ज़रूर कुछ ना कुछ रखना ज़रूर पड़ता है। मगर प्रोफेसर गफ़ूर साहब और मेरे वालिद मोहतरम, उनके अंदर एक खासा था कि वो जिससे मिलते थे एक पुल बन जाता था, यानी मुखालिफ पार्टी में और इक़्तिदार में एक पुल बना दिया करते थे। वो पुल का हैसियत उनकी थी, जैसे एक पुल होता है वो उस तरह के थे। तो वो मज़दूर सारे जो है उन्होंने बड़ा हंगामा किया और फिर वहाँ पर ये नौबत आई कि हड़ताल हुई और भूख हड़ताल शुरू हो गई। और बाहर गेट के, चूँकि वो चार दीवारी के अंदर था मिल, और जितने भी वहाँ पर जो कॉलोनी वगैरह बनी थी उसमें भी चूँकि रिहाइश हमें मिली हुई थी, हम लोग वहीं पर जो है ना घर में थे, तो पता चला कि वो हड़ताल हो गई, लाठीचार्ज हो रही है, पुलिस वाले जो है ना वो मारधाड़ शुरू हो गई। और नाराज़गी अब वजह से ये हो गई उनके मिल मालिकान की कि आपने लेबर का साथ दे दिया। कुछ डिमांड जो है बजी ने लेबर की अप्रूव करा दी, क्योंकि वो उस वक्त कंपनी सेक्रेटरी थी वहाँ के, तो उन्होंने जो है उस ओहदे के मुनासबत से ज़ाहिर है उनका बजाय सेठों का साथ देने के उन्होंने लेबर का साथ दे दिया। वो पहला दिन था जो मुझे एहसास हुआ, हालांकि मैं बहुत छोटा था, मगर मुझे ये लगा कि अब्बा जी उस वक्त कितने ज़्यादा हमदर्दी रखते थे हमारे लेबर से, हमारे मज़दूर तबके से, मेहनत कशों से, तालिब इल्मों से। ये बाद में आहिस्ता आहिस्ता जब मैं बड़ा होता गया, आहिस्ता आहिस्ता राज खुलते चले गए। फिर बातें होती थी घर में, तो मेरी नानी वगैरह और दूसरे लोग बताते थे कि किस तरीके से अब्बा जी ने अपना बचपन गुजारा। तो पता चला कि वो जो उन्होंने लेबर को साथ दिया, वो उसके पीछे यानी वो तकालीफ थी जो उस यतीम बच्चे ने, जिसके बाप को शहीद कर दिया गया, वो झेली थी। उस यतीम बच्चे ने जो जिसकी एक बड़ी बहन थी, माँ थी, भाई था, एक छोटी बहन थी, और उसके लिए वो मेहनतकश बन गए और उन्होंने शरबत बेचना शुरू कर दिया।
माँ ने कहा कि तुम घर चलाना है, शरबत लेके गए वो। और वो बातें मैं बता रहा हूँ कि आपने अभी जितनी भी बातें सुनी है वो जब एक बिल्कुल तनावर दरख्त बने थे उस दरख्त की बातें हो रही थी, जिसका साया था। और मगर मैं वो दरख्त बना कैसे, वो पीछे उसकी क्या क्या चीजें तकालीफ थी और क्या क्या उनके ख्वाब होंगे। एक छोटा सा बच्चा जो कितनी खेल कूद आजकल देखते हैं आप, कितनी तरह की उनके लोग माँ बाप अपने बच्चों की ख्वाहिशात पूरे करते हैं। उस बच्चे के जहन में भी ये होगा, उस बच्चे को भी ये दिल में होता होगा कि मैं भी खेलूं, मैं भी कुछ करूं। मगर वो माँ की सामने और बहन उसकी कफालत के आगे सब चीज उसके लिए हीच हो गई। और वहीं से वो छोटा नन्हा सा पौधा आहिनी अज़्म के साथ, और उसमें अज़्म आया, बहादुरी आई, और किसी से नामरूब होने वाला एक इंसान कदावर होता चला गया। खैर वो उस वक्त जो है फिर वो हड़ताल हुई और सब कुछ हुआ, और आखिरकार प्रोफेसर साहब की जो तजावीज़ थी वो मान ली गई। ये सारी बातें जो हैं अब्बा जी के जो फेस थे, एक वो जब जमात इस्लामी उन्होंने ज्वाइन की मगर बगैर पढ़े नहीं, उसको पूरा समझा, उसके अंदर उनको बड़ी अच्छी शख्सियात सैयद अबुल आला मौदूदी, और ये मैं अनवर यार खान मरहूम का भी नाम लेना चाहूँगा। मेरे वालिद मोहतरम कहते थे कि अनवर यार खान मरहूम उन्होंने मुझे जमात का पहली दफ़ा लिटरेचर ला के दिया था, और उन्होंने मुझे इसमें आगे बढ़ाया जमात इस्लामी के लिए। तो वो बच्चा आहिस्ता आहिस्ता नौजवान हुआ और अंदर बहुत ताकतवर इंसान बैठ गया। बाहर से वो सादा, चेहरे पे मुस्कुराहट सजाए हुए, और अंदर इतना किसी से मरूब ना होना हमें भी सिखा गए, खुद तो थे ही। उसके बाद जो है हम लोग, चूंकि वो सारी डिमांड हो गई थी और दोबारा से जॉब शुरू कर दी थी अब्बा जी ने, मगर उनको ये पता चल गया कि अब जो है यहाँ पे रहना ठीक नहीं है। महफिल को उस वक्त छोड़ दो जब लोग कहें कि क्यों जा रहे हो, ना कि यार कब जाएगा ये। उस वक्त उन्होंने डिज़ाइन देके वो कराची आ गए थे और यहाँ पर रज़ी ब्रदर्स ज्वाइन कर ली। फिर वो इत्तेहाद की सियासत का एक सिलसिला शुरू हो गया। सबसे पहले UADF हमारे D90 ब्लॉक 6 से शुरू हुई थी। उसमें बड़े जय्यद हमारे बड़े उस ज़माने के सियासतदान उस घर में जमा हुए। वो क्यों? प्रोफेसर गफूर साहब की वजह से। इसके बाद जब कराची में ये सब इत्तेहाद की जब हुई तो उसकी फिर वो बन गए प्रोफेसर गफूर साहब। उस वक्त पीसा पगारा जो थे वो प्रेसिडेंट थे और प्रोफेसर गफूर साहब जनरल सेक्रेटरी हुए। नसरुल्लाह साहब और सब आए। और वो बात ये थी कि गफूर साहब के अंदर इतनी कशिश पैदा हो चुकी थी और इतनी ज़्यादा उनके अंदर समझदारी थी और लोगों को मिलाने का उनके अंदर इतना ज़्यादा, चूँकि कुछ लो और कुछ दो की पॉलिसी पे अमल करते थे बड़ी, उनके अंदर मैंने ये खासियत देखी कि जितने भी, यानी कि एक तो क़ुव्वत मुशाहिदा उनकी बहुत ज़्यादा थी। वो किसी चीज़ को जब तक कि पूरा उसको थॉरली पढ़ ना लें उस वक्त तक उसको छोड़ते नहीं थे। एक एक चीज़ उसकी, और उसमें दूसरी याददाश्त भी माशाल्लाह उनकी बहुत अच्छी याददाश्त थी। फिर वो ज़माना आया
जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, जो के डायलॉग के बड़े मास्टर, प्रोपेगेंडा किया गया, बहुत बड़े, ये तो बड़े लोगों को ज़ेर कर देते हैं, और वो प्रोफेसर गफूर साहब के आगे एक तरह से हथियार ही डाल चुके थे। इतनी ज़्यादा अच्छी तरीके से और वर्किंग करके। अब जी बताते हैं कि जब हम ये काम करते थे, जब ये 77 में जब मुज़ाकरात चल रहे थे, बहुत अहम मुज़ाकरात थे पाकिस्तान की तारीख का, जिसको कामयाब नहीं होने दिया गया। अगर वो कामयाब होते तो आज जो आप ये माहौल देख रहे हैं नहीं होता, क्योंकि निज़ाम मुस्तफ़ा का नाम था। इतने लोगों ने मेहनत की, कोई एक आदमी ऐसा उसने सारा सबूताज कर दिया था। तो इत्तेहाद की सियासत में अब्बा जी ने बड़ा एक रोल अदा किया, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े फ़ख्र की बात है कि उन्होंने इसके ऊपर अपने ऊपर कोई धब्बा नहीं आने दिया। अक्सर लोग ये सोचते होंगे कि सियासतदान तो वैसे थे, घर में अपने कैसे थे। ज़्यादातर जो है ना जहन में एक बड़े सियासतदान के बारे में ये ख्याल आता है। जून 72 की बात है, पाकिस्तान आर्मी में मैंने ISS भी गया, तो वहाँ पर यहाँ से सिलेक्शन मेरा हो गया था कराची से। वो वहाँ पर मुझे 4 दिन कोहाट में रहना था। तो मैं बता रहा हूँ कि गफूर साहब के बारे में उस वक्त, चूँकि वो बड़ी कादियानी मूवमेंट भी चल रही थी और 73 के अंदर, और बहुत ज़्यादा लोग जो हैं बजी की फिगर बहुत ऊपर आ गई थी। तो ISB में वहाँ पर एक पंजाब से कोई साहब आए थे, कोई लड़का था, तो बैठ के बातें होने लगी। उसको नहीं पता था कि मैं कौन हूँ, और उसने जमात इस्लामी उस वक्त माशाल्लाह और काफ़ी आगे थी, और उसके अंदर गफूर साहब का नाम काफ़ी आ रहा था। उस लड़के ने लड़कों में बैठ के कहा कि अरे गफूर साहब तो बहुत बड़े आदमी हैं, उनका फला जगह मकान है इतना बड़ा, और उनके बड़ी ऑल फॉल उसने बातें की उसमें। तो एक हैदराबाद से लड़का आया था, जफ़र महमूद नाम था उसका, उसने तारुफ कराया कि प्रोफेसर गफूर साहब के बेटे बैठे हुए हैं। तो वो कहने लगा कि ये इतना सादा आदमी, ये किस तरह गफूर साहब के, वो तो यानी उनकी इमेज इतना होता था उस ज़माने में कि एक बड़ा आदमी है जिसका इतना नाम आ रहा है, तो वो पता नहीं किस तरह का होगा। तो वो अपने उसी तरह से वो बात कर रहा था। जब उसको ये पता चला तो वो बहुत मुतासिर हुआ, और लाहौर से कराची आया बजी से मिलने के लिए, और माफ़ी मांगी। प्रोफेसर साहब, मैंने आपके बारे में ग़ीबत की थी और मैंने बहुत, तो अब्बा जी ने उसको गले लगा लिया कि नहीं, ये तुम्हारे अल्फाज नहीं थे, ये लोग कहते हैं तुम आगे नहीं बढ़ाओ, उस चीज़ को आगे नहीं बढ़ाओ। ये एक सबक उन्होंने दिया। इसी तरह हमें भी वो छोटी छोटी बातों में पूरा हमें सबक दे दिया करते थे। जॉब करने में जाने लगा, पहली मेरी जॉब थी पाक कलर रिफाइनरी में। तो उन्होंने मैंने पूछा भाई मेरी जॉब लग गई है और मैं जाऊंगा, मुझे आप नसीहत करें। उन्होंने कहा कि ऑफिस सबसे पहले जाओ, सबसे बाद में आना, और बावजूद रहना। वो एक छोटी सी बात ऐसी लगी दिल में कि वो आज तक जो है ना हमारे साथ वो चल रही है। और उसमें मैंने फिर एक जगह कहीं जो ये आती है रूहानी डाक वगैरह, उसमें पढ़ा कि वज़ू करने से खुद एतमादी बहुत बढ़ती है। अब्बा जी हमेशा बावजूद रहते थे, और इसलिए जब मैंने अपने ऊपर अमल किया, वाकई ये बात सही थी कि बावजूद रहने से खुद एतमाद हो जाता है आदमी। तो इस तरह वो आहिस्ता आहिस्ता तरबियत होती गई। सफाई का उनको बहुत ज़्यादा, यानी खुद भी नफीस साफ़ सुथरे रहते थे। हमारी वालिदा ने उसको दो चंद कर दिया, 4 चांद लगा दिए। उनकी माशाल्लाह आदत थी कि अब्बा जी का छोटा कमरा साफ़ सुथरा, सफ़ेद चादर होती थी, बड़ा सादा सा। ये बच्चियाँ और बच्चे सब आते थे हमारे यहाँ, उस कमरे में अम्मी जाने नहीं देती थी, मगर फिर भी अब्बा जी जो है लगाव इतना होता था, सब बच्चे छोटे छोटे थे, ऊपर चढ़ जाते थे
और मेज़ के ऊपर उनकी स्टेशनरी जो कॉपियाँ थी और सब उसके ऊपर लकीरें काटते थे। तो कभी अब्बा जी ने कभी डांटा नहीं। और मैं आपको बताऊं कि आखिर दिनों में मुझे लग रहा था कि अब्बा जी चाहते थे कि अपनी औलाद के साथ मिलके बैठे रहें। तो जब अब लोगों ने इतने बड़े ओहदे पहुंचने के बाद एक बड़े मकान से छोटे मकान में चले गए, जबकि यहाँ पर तो उलट है, छोटे मकानों से बड़े बड़े मकानों में जाते हैं। कहते हैं कि ये जनाब ये मुतवस्सित तबका है। अब मुतवस्सित तबका आजकल वो सरमायादार तबका बन गया, मगर गफूर साहब बड़े मकान से छोटे मकान की तरफ गए। और उसमें मुझे जो उनकी बॉडी लैंग्वेज से पता लगता था, वो चाहते थे कि अपने औलाद के साथ बातें करें। कई मौक़ों पे उन्होंने जब सब बहन भाई हम लोग इकट्ठे होते थे और सवाल करते थे, मैंने तुम्हें कभी मारा तो नहीं, और इससे हमारा बड़ा दिल कटता था। इसके ऊपर मैं भाई से बार बार कहता था, भाई ये ना कहा करें, हमें बहुत सख्त रोना आता है इस बात पे। आपने हमें हमेशा दिया ही है, हमने आपको क्या दिया। तो ये छोटी छोटी बातों से उन्होंने तरबियत करते रहे। सफाई का मैं बता रहा था, इतना उनको शौक़ था और वो खुद भी साफ़ सुथरा रहते थे। अम्मी ने उनको बहुत अच्छा रखा हुआ था। जूते जो है वो पॉलिश नहीं करने देते थे अम्मी को, ना हमसे करवाते थे, खुद करते थे। सिर्फ इसलिए कि वो एक छोटा काम है, मैं खुद करूँगा, किसी को मैं डिग्रेड करना नहीं चाहता। एक दूसरी बात ये कि एक फेज़ तो वो था जिसमें उनकी जद्दोजहद चल रही थी और उसमें उन्होंने बड़े बड़े मार्के सर किए, बहुत कदावर और बहुत आहिनी आदमी रहे। दूसरा फेज़ उनका आया जो मुसलमान जब ज़ईफ़ हो जाए, कमज़ोर हो जाए और मौत की वादी की तरफ जलने लगे, तो मुसलमान कैसा रहना चाहिए। किसी ने नहीं सिखाया आज तक कि मौत के वक्त जाते वक्त आदमी को कैसा होना चाहिए। कोई खौफज़दा नहीं हुए आज तक, उनको मौत का कभी खौफ नहीं रहा। बीमारी में भी कभी अपने ऊपर तरस नहीं खाया और ना किसी को खाने दिया। हम लोग नमाज पढ़ाने जब लेके जाते थे तो कभी ये नहीं कहते थे कि मेरा हाथ पकड़ो, खुद चढ़ने की कोशिश करते थे, हालांकि उनसे कदम नहीं उठते थे। कभी हाथ भी मैं आगे बढ़ के पकड़ता था तो नीचे लटकाए रखते थे हाथ, कभी उठा के नहीं रखा। क्यों? इसलिए कि मजलूमियत ना झलके। तो ऐसा आदमी जमात इस्लामी को उन्होंने जो अपनाया, उसकी अच्छाइयों और खराबियों समेत मिला के अपनाया। ये नहीं कि अच्छाइयाँ देख के अपना लिया और खराबियाँ देख के छोड़ दी जमात, ऐसा नहीं किया उन्होंने। और जमात को आज तक मैं हैरान हूँ, एक लफ्ज़ कभी उन्होंने उसकी बुराई नहीं की, कभी उसके खिलाफ नहीं बोले। हाँ, ये तरबियत की बात थी, ज़माने में तरबियत बड़ी ज़बरदस्त होती थी। अभी भी मैं गुजारिश करूँगा अमीर मोहतरम से कि वही दौर लेके आएँ, इसी दौर को वापस लेके आएँ। इंशाअल्लाह हम कामयाब होंगे। हमारे अंदर अज़्म है, हमारे अंदर गफूर, प्रोफेसर गफूर, काजी हुसैन अहमद जैसे आईनी आदमी बैठे हुए हैं। किसी वक्त भी हम लोग जो हैं, चंद लोग, हमें नहीं चाहिए ताहिर कादरी जैसी ड्रामेबाजियाँ, हमें नहीं चाहिए उनके मजमे, हमें हमारे जितने लोग हैं क्वालिटी वाले हैं, हमारे पास क्वांटिटी नहीं है। तो मैं आप सबसे दरख्वास्त करूँगा उनको दुआ में याद रखें। हमारे दोनों मोहतरम हस्तियों को और उनकी तरबियत पे नज़र रखें, उनके माजी पे नज़र रखें, उनके जिस तरीके से उन्होंने बातें की हैं। और मैं एक दरख्वास्त करूँगा, आप सब लोग जिनके साथ भी काजी साहब और प्रोफेसर गफूर साहब कोई उनका वाक़या, कोई उनके साथ मुलाकात अगर हुई है तो उसको आप इदारे नूर हक़ में लिख के भेजें वो वाक़या, ताकि हम लोग मज़ीद जो हमारे अंदर कमी है नॉलेज, उसको हम पूरा कर सकें। मैं आप इससे आखिरी इसमें इजाज़त चाहूँगा और सिर्फ दरख्वास्त यही है कि आप उनको दुआओं में याद रखें और अपने बेहतरीन
वक्त जो होते हैं उसमें उनको याद रखें और इंशाअल्लाह पाकिस्तान कामयाब होगा, अवाम कामयाब होंगे। हम लोग बड़े हिम्मत वाले हैं, आप लोग बड़े हिम्मत वाले हैं, इंशाअल्लाह आप लोग कामयाब होंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अज़्म था उसका जवां ईमान का धारा था वो, दाइए दीने खुदा अज़मत कमी नारा था वो।